जोधपुर की ब्लू स्ट्रीट्स। तो रात के वक्त जब कभी भी वो लोग छत पे सोते थे तो वो अपनी सुराही को इसके अंदर रखते थे। कारपेट होल्डर कहते हैं, चारों कॉर्नर ऑफ द जाजम और कारपेट वो ये चीज रखते थे। तो ये चंद्रकला आंटी है और ये जोधपुर की सबसे पहली महिला गाइड रह चुकी है। पानी का ये और ये देखिए, ये मतलब पानी से। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस एक वीडियो को देखने के बाद आप जोधपुर की हिस्ट्री, जोधपुर के ऑथेंटिक 500 साल पुराने ब्लू हाउसेज और जोधपुर का बेहतरीन खान पान और जोधपुर का शाही पहनावा, इन सब की नॉलेज आपको इस एक वीडियो में ही मिल जाएगी। और साथ ही जोधपुर के खूबसूरत ब्लू घर का पूरा इंटीरियर आपको देखने और समझने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है जोधपुर सिटी एरिया का सबसे पुराना चौक, जिसे 9 चौकिया कहते हैं। इसे 9 चौकिया इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ 9 अलग अलग चौक बने हैं जहाँ से सिटी के हर दिशा में जाने के लिए 9 रास्ते निकलते हैं। और यहीं पर है यहाँ का सबसे पुराना कुआं, जहाँ से यहाँ के लोगों को पानी मिलता था और आज भी कुएं से लोग पानी लेते हैं। पूरे 9 चौकिया में 5 वेल्स यानी 5 कुएं बने हैं, जिनमें रानीसर और पदमसर तालाबों से पानी आज भी आता है। यहाँ के लोकल्स आज भी इस कुएं से पानी लेते हैं। 9 चौकिया के लोगों में उस कुएं की मान्यता आज भी बहुत है। ये कुआं हज़ारों सालों से खड़े इस पेड़ के नीचे पनप रहा है और इस चौक में सुबह और शाम के वक्त बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठकर पूरे दिन की चर्चा करते हैं, जिसे जोधपुर की आम भाषा में हताई बोला जाता है। पुराने समय में राजा के लोग इन्हीं हताइयों पर जाकर लोगों के मन की बात जाना करते थे और राजा तक पहुँचाते थे। यह है जोधपुर की ब्लू स्ट्रीट्स। नाम रवि पुरोहित है। मिस्टर जोधपुर हूँ मैं कंटिन्यूस 5 साल से। और ये जो रिसाइकलिंग का जो किया हुआ है, बोटल्स में प्लांट लगाए हुए हैं, ये मेरे और ये हिमांशु भैया के दोनों के हिसाब से लगाया हुआ है। जितने भी ये ब्लू किए हुए हैं ये सब आपसी सहयोग से किए हुए हैं, ताकि लोग मतलब जो भी पर्यटक आए वो ये देखे कि यहाँ पे ब्लू कौन सी है। सब ब्लू चीज़ देखने के लिए ही यहाँ आते हैं। तो ये जितने भी घर है इसके सब के अंदर आर्ट मिलेगी आपको। ये वो बॉटल है ना? यस, ये पानी जार है, पानी का। ये और ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल है। घर के अंदर जाते हुए ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये ब्लू कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो सब आए रहे हैं। चल रहे हैं। यहाँ अंदर आते ही ये पहला रूम है जहाँ पर हेलमेट और जूते रखने की जगह है। यहीं पे सोफा भी रखा हुआ है जहाँ पे आप बैठ करके अपने जूते उतार सकते हैं। हमने भी जूते उतारे और उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर आए तो ये पहला दैलान या आंगन आप इसको बोल सकते हैं। यहीं पे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं और ऊपर एक छज्जा भी दिखा जहाँ से वेंटिलेशन के लिए बनाया जाता था पहले के घरों में। और यहीं पे इस घर का एक किचन भी है। क्या बन रहा है ये? आलू मिर्ची और दाल चावल। जोधपुर की पहली महिला गाइड हूँ। क्या बात है। और कितने समय आपने काम किया था? मैंने 13 साल काम किया। तो ये चंद्रकला आंटी है और ये जोधपुर की सबसे पहली महिला गाइड रह चुकी है। और ये इनका घर है, जोधपुर का सबसे पुराना 500 साल पुराना घर है ये। और ये उसका किचन है और ये इतना अच्छा किचन लग रहा है। हालांकि यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन इतना ठंडा ठंडा और जो फील है ना, यहाँ की जो वाइब्स हैं वो अपने आप में बहुत बहुत अच्छी वाइब्स हैं। और अभी आलू की सब्जी बन रही है जोधपुर में, जो सबसे ज्यादा आलू मिर्ची की खाई जाती है पराठे के साथ, है ना। बहुत ही टेस्टी होती है, मैंने तो बहुत बार खाई है। आप कभी भी जोधपुर आए, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करवाते हैं जो भी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ घर में बहुत से टूरिस्ट आकर ओल्ड जोधपुर होम कुकिंग एक्सपीरियंस लेते हैं। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहीं किचन के पास इनका ड्राइंग रूम है जहाँ पर पुराने टाइम की पेंटिंग्स दीवार पर बनाई गई हैं।
नीचे की तरफ भी एक आपको दिखेगा, ये सारे म्यूरल्स हैं। ये एक पेंटिंग है नेचुरल कलर से बनी हुई है। ये पूरी पेंटिंग नेचुरल कलर से बनी हुई है और ये भगवान श्री राम की है, राइट? वो धनुष देख के मेरे को समझ आया। नेचुरल फ्रूट कलर्स, फ्रूट कलर, वेजिटेबल्स कलर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्टोन्स, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे ब्लू कलर है तो वो इंडिगो से निकाला हुआ है, नील से। इसके बारे में बताइए। इसको हम कहते हैं ओखली। ये स्पाइसेस को ग्राइंड करने के लिए यूज़ में की जाती थी। जब ये घर बना था तभी उसके साथ ही उन्होंने यहीं पे नेचुरली इसको इंस्टॉल कर दिया था। तो जब कभी भी उनको स्पाइसेस को ग्राइंड करना होता था या उनको स्पाइसेस को रेडी टू यूज़ करना था तो ये उसके लिए काम में आती थी। ये फ्रांस की मॉडल है और ये जहाँ खड़ी हुई है ना, हम इसी घर के, अब इसी घर के अंदर है। ये जो चीज़ आपके सामने देख रहे हैं इसको हम कारपेट होल्डर कहते हैं। जब कभी भी फैमिली गैदरिंग्स होती थी या बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते थे तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े कालीन या मारवाड़ी में उसको कहते हैं जाजम बिछाते थे। अच्छा। तो हवा तेज होने की वजह से बार बार जाजम उड़ा करती थी, तो उसको होल्ड करने के लिए उन्होंने चारों कॉर्नर्स ऑफ द जाजम और कारपेट वो ये चीज़ रखते थे। ये भी उतनी ही ओल्ड है जितना ओल्ड ये हाउस है, और ये उसी स्टोन से बनी है जो इस पूरे घर में स्टोन यूज हुआ है, घाटू का पत्थर। यू कैन फाइंड इट, इफ यू टच इट यू कैन फाइंड इट। एक सैंडी सा आपको दिखेगा आपके हाथ के ऊपर, तो ये कभी भी क्रैक क्या बोलता है? ये कारपेट होल्डर ही नहीं, घाटू का पत्थर, घाटू का पत्थर। और ये बहुत भारी है, ये लाल पत्थर है जो जोधपुर में अक्सर मिलता है, और ये कारपेट को रोक सकता है, इसके वेट से पता चल रहा है। उसको डिजाइन इसी वजह से किया गया था, ये हैवी इसी वजह से है कि ताकि उसको जैसे अपना पेपर होल्डर देख लो भैया, ये भी 500 साल पुराना है। वाह। और ये जितने भी क्या ये तो हमने डेकोरेटिव पीसेस, ये सारे सैंड से बने, ये सारे मिट्टी से बने, मिट्टी के खिलौने, ये मिट्टी के खिलौने या डेकोरेटिव पीसेस आप इसे कह दीजिए। और हेरिटेज लुक इसको अपन कहते हैं जाली जो वेंटिलेशन के लिए यूज में आती थी। सेम स्टोन विच इज यूज्ड इन दिस हाउस। और ये आर्किटेक्चर इस स्टोन के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि अब कोई कर पाएगा, क्योंकि ये स्टोन बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब आप इसको गाड़ने की कोशिश करते हैं ना तो ये स्टोन बिखर जाता है, तो इसको बहुत ही डिफिकल्ट है इस तरीके से बनाना। उस जमाने में उन लोगों ने कैसे बनाया आई डोंट नो, बट अब ये बनना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल छित्तर के ऊपर ये बन सकता है, बट इस पत्थर के ऊपर बहुत डिफिकल्ट है। अब एक फ्लोर तो हमने देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर और जानते हैं थोड़ा और इस खूबसूरत घर में और क्या चीजें खास हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ऊंचे ऊंचे स्टेप्स में बनी हुई हैं और यहाँ ऊपर आने पर वेंटिलेशन के लिए बड़ी झालर लगी है। और इस खूबसूरत छत पर लेफ्ट में आधुनिक वॉश बेसन और राइट में ओल्ड स्टाइल बाथरूम बना हुआ है। यहाँ ऊपर आते ही ड्रोन के उड़ने की आवाज आने लगी, तो हमें पता चला पास ही छत पर एक प्री वेडिंग शूट हो रहा है। और यहाँ ब्लू हाउसेस की छतों पर प्री वेडिंग होना यहाँ पे एक आम बात है, तो उसी के ड्रोन की आवाज यहाँ पर आ रही है। अब क्या है इसको हम बेसिकली हाल बोलते हैं। हाल है मतलब कॉमन सिटिंग एरिया, जहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं, अपना नॉर्मल वर्क डे का काम कर सकते थे। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा कन्वर्ट करके एक अलमीरा के रूप में कन्वर्ट कर दिया, बट ये पहले ओपन था। तो यहाँ पे ऊपर मटकियाँ रखी जाती थी और नीचे धान को पीसा जाता था। अच्छा। तो बेसिकली ये एक स्टोरेज रूम था जहाँ पे धान को कन्वर्ट किया जाता था कंज्यूमेबल में, मतलब रॉ इनटू द कंज्यूमेबल। वो कन्वर्ट करने के लिए एक कॉमन एरिया था जहाँ पे वो चीज़ों को स्टोर करते थे और वहाँ से वापस उसको कन्वर्ट करके अपने यूज़ के लिए तैयार करते थे। जैसे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये एक डिफरेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक खड्डा दिखेगा, नीचे की तरफ खड्डा दिखेगा। जनरली आज के आर्किटेक्चर में ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे बनाने का रीज़न क्या, उन्होंने यहाँ पे क्यों बनाया, तो ये स्टोरेज एरिया जहाँ पे वो अपने धान को स्टोर करते थे, पूरे साल का जो धान है उसको स्टोर करते थे। अब ये हमारा भी स्टोर रूम बन गया है, तो हमने भी यहाँ पे सामान को स्टोर कर रखा है। जनरली आप देखेंगे ये इतना बड़ा है, तो इसके अंदर 200-500 किलो गेहूँ आ जाता था। और गेहूँ निकालने के लिए आपको बार बार अंदर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं, तो हाइजीन पर्पज़ से भी ये बहुत अच्छा था। यहाँ पर आप ऊपर से गेहूँ के कंटेनर को खाली कीजिए, यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, नीचे से स्टोन को रिमूव कीजिए और गेहूँ बाहर आ जाएगा। मैकेनिकली गुड, हाइजीन की तरीके से गुड एंड इंटेलिजेंट आर्किटेक्चर डिज़ाइन।
ऐसे रूम हुआ करते थे। अब इस रूम में मैंने ना तो आपके लिए कोई फैन चलाया है, ना मैंने कुछ किया है, बट ये रूम बंद भी पड़ा है। जैसा आप देख पा रहे हैं काफ़ी टाइम से ये रूम बंद भी पड़ा है, फिर भी आप यहाँ पे आपको मॉइस्ट नहीं दिखेगा, नमी नहीं दिखेगी। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जियो रखा इज देयर, यू कैन फाइंड इट देयर आल्सो। बस पानी पीने के लिए। तो रात के वक्त जब कभी भी वो लोग छत पे सोते थे तो वो अपनी सुराई को इसके अंदर रखते थे। इट इज टोटली फंक्शनल, 100% फंक्शनल एंड 100% ऑथेंटिक। क्या बात है, गजब पैसा। एज ओल्ड एज दिस हाउस, 500 साल पुरानी। 500 साल पुराना। अभी हमने फर्स्ट फ्लोर देखा, अब हम चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पर और जानते हैं कि वहाँ क्या खास बात है। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ नहीं है। तो सामने मेहरानगढ़ किला है। आप जिस घर को देख रहे हैं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये घर है 500 साल पुराना, और 500 साल पहले ये पत्थर लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है, और ये इसके वारिस है संपदा के। एक्चुअली ये घर है 564 ईयर्स ओल्ड। जब जोधपुर बसा था तो उसके साथ ही वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनी थी लोगों के रहने के लिए, तो ये प्रॉपर्टी वन ऑफ देम है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ये एज इट इज़ सेम हमने रखने की कोशिश की है, जैसा नेचुरली इसको बनाया गया था। यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज भी उतना ही फंक्शनल है जितना 500 साल पहले फंक्शनल था, और यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग हियर ऑथेंटिक। हमें हिमांशु जी ने बताया इस रूम में चारों तरफ दरवाजे लगे हैं जो कि चारों ओर से खुल जाते हैं, तो एक वेंटिलेशन का काम करते हैं और ये गर्मियों में भी एकदम कूलिंग सिस्टम का काम करता है और आपको गर्मी नहीं लगती है। उनमें रूम्स की जो लेंथ है वो मोर देन 10 फीट हुआ करती थी। जनरली वो लोग 10 फीट से ऊंचे ही कमरे बनाते थे, और आपको ऊपर की तरफ हमेशा वेंटिलेशन दिखे। नहीं आपको नहीं होगा, नहीं वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि रहने वाले 4 जने कमरे हैं। ठीक सजावट कर रखी है, पुराने जमाने के घर हैं। फाइनली हम आ गए हैं इस घर की छत पे जहाँ से डायरेक्ट मेहरानगढ़ दिखाई देता है। क्या जगह है यार, फील ही लगे। जोधपुर में इतना ठंडा ठंडा मेरे को पहली बार लग रहा है। तो जब आया हूँ ना तब तक धूप में जला ही हूँ। जो मेरे मामा जी हैं विकास शिवनानी, उनके दोस्त हैं निक्कू मामा, हम उनको शुरू से निक्कू मामा बोलते हैं। ये उनके ब्रदर हैं, इनका नाम है हिमांशु। और जोधपुर के बारे में मुझे नहीं लगता इनसे ज़्यादा बेहतर कोई जानता है, या जानता भी होगा तो इनसे बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो मैंने इनको आज पकड़ लिया है यहाँ पे। मैं कहा नहीं, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है मेरे व्यूअर्स के लिए कि यहाँ कहाँ घूमा जा सकता है, यहाँ कहाँ खाया जा सकता है, जोधपुर की हिस्ट्री क्या है। तो अब ये आपको सब कुछ बताएंगे अबाउट जोधपुर। तो आइए इनसे जानते हैं। आज थोड़ा बहुत बताता हूँ ब्लू सिटी के बारे में कि एक्चुअली ब्लू सिटी है क्या, इसे ब्लू सिटी क्यों कहते हैं, ये कैसे बसा था। तो अभी जो आप ये सामने देख रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, ये मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ नॉट एन ओरिजिनल कैपिटल ऑफ जोधपुर, इट इज़ द सेकंड कैपिटल ऑफ जोधपुर, एंड द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ जोधपुर इज़ मंडोर गार्डन, जिसको आज अपन गार्डन कहते हैं। बट ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन्स वो इतना सेफ नहीं था, तो राव जोधा वॉज प्लानिंग टू बिल्ड एन कैपिटल और टू बिल्ड एन पैलेस विच इज़ मोर सेफर देन द मंडोर। तो उन्होंने इस पहाड़ी को चुना to become a capital, to become a fort of the Jodhpur, and for the security reason they also build a security wall, जिसको अपन city wall कहते हैं। आप अपने पीछे देख पा रहे हैं some remains of that wall. It is the third longest wall in the Asia. ओरिजिनल जब ये बनी थी तब ये 10 किलोमीटर लंबी थी, अब केवल 6.4 किलोमीटर रह गई है, फिर भी ये थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल इन द एशिया। और ब्लू सिटी इसको यूँ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउसेज जो थे वो ब्लू कलर से पेंटेड थे, और उस समय में केवल ब्राह्मण्स ही अलाउड थे इसको ब्लू में पेंट करने के हिसाब से। और जब ये सिटी बसी थी तब यहाँ पे कोई ब्राह्मण्स वगैरह कोई रहते नहीं थे, तो उन्होंने फ्रॉम द पुष्कर दे इन्वाइटेड 60 फैमिलीज ऑफ द ब्राह्मण टू कम एंड लिव हियर, एंड फॉर द सिक्योरिटी रीजन ऑल्सो they have told it their enemies that please do not attack on these houses which is painted in the blue, because these are the sacred peoples and these are the priests in the our city। और उसी वजह से ये जो इलाका है इसको हम ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। ब्रह्मपुरी, पुरी means the place and ब्रह्म means the Brahmin, so the place where Brahmins lives is known as the Brahmapuri, and it is originally painted in the blue। बट नाउ एज द ब्लू सिटी हैज़ इन ट्रेंड और इसका नाम इतना बड़ा फैल गया है, तो सब लोगों ने अपने हाउसेस को ब्लू कलर में पेंटेड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी वजह से आप इस पूरे इलाके को ब्लू में देख पा रहे हैं। और जो ये सिटी थी, ओरिजिनल जोधपुर जो था वो इस वॉल के अंदर ही था, इसके बाहर कुछ नहीं था।
और इट वॉज कनेक्टेड विद द 7 गेट्स। अलग अलग गेट्स थे जो अलग अलग शहरों की तरफ जाते थे, और उसी वजह से उन गेट्स का नाम भी उन शहरों के था। जैसे अगर आप यहाँ से जाएंगे तो सबसे बड़ा गेट आएगा जालोरी गेट, द गेट विच गोज़ टू जालोर। देन नागौरी गेट, घंटाघर की साइड जाएंगे तो आएगा नागौरी गेट, द गेट विच गोज़ टू नागौर। सेम एज मेड़ती गेट, द गेट विच गोज़ टू मेड़ता। ऐसे 7 गेट्स थे जिनकी वजह से वो जब क्लोज हो जाते थे तो ये सिटी पूरा इंटैक्ट हो जाता था और बिल्कुल सिक्योर हो जाता था। ये था छोटा मोटा डिस्कशन। और अब अपन आते हैं मेहरानगढ़ की तरफ कि मेहरानगढ़ यहाँ पे कैसे बसा, क्यों बसा, इसके पीछे क्या स्टोरी थी। तो जब उन्होंने इस माउंटेन, इस पहाड़ी को चुना कि यहाँ पे अपन अपना पैलेस बनाते हैं और ये बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही सेफ़ है, हाई ग्राउंड है, यहाँ से व्यू पूरा आता है, तो इस पहाड़ी को ओरिजिनली कहा जाता था भाकर पर्वत। और यहाँ पे एक प्रीस्ट रहा करते थे जो थे चिड़ियानाथ जी, जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी, द लॉर्ड ऑफ द बर्ड्स एंड द प्लेस वेयर बर्ड्स लिव्स। तो ये भाकर चिड़िया इस पहाड़ी का नाम था, और प्रीस्ट जो यहाँ पे रहते थे उनका नाम था चिड़ियानाथ जी। तो जब राजा ने डिसाइड किया कि इस माउंटेन पे अपन अपना पैलेस बनाएंगे, तो उनके सोल्जर्स वगैरह आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ देखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक प्रीस्ट रहता है। फोर्सफुली दे ट्राइड टू, उस प्रीस्ट को यहाँ से बाहर निकालने के लिए फोर्सफुली उन्होंने बहुत ट्राई किया। राजा की सेना थी, प्रीस्ट अकेला उनके खिलाफ लड़ नहीं सकता था, तो प्रीस्ट यहाँ से निकल गया। निकलते निकलते उसने श्राप दिए राजा को कि तू मुझे मेरी विल के खिलाफ यहाँ से तू निकाल रहा है, फोर्सफुली यू आर अबैंडनिंग मी फ्रॉम माई प्लेस। तो मैं तुझे 3 श्राप देता हूँ जिसको तू और तेरे आने वाले वंशज हमेशा ज़िंदगी पर देखेंगे कि तू जिस पहाड़ी पे पैलेस बनाने के लिए तू मुझे यहाँ से निकाल रहा है, इस पहाड़ी पे कभी तू पैलेस बना ही नहीं पाएगा। सबसे पहला श्राप। सेकंड श्राप उसने दिया कि तू यहाँ पे अपना शहर बसाने के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ पे हमेशा सूखा रहेगा, यहाँ पे हमेशा अकाल पड़ेगा। तीसरा श्राप कि तू इतना बड़ा राजा है, तू इतना बड़ा अपने आप को समझता है, तेरा पोता कभी तेरा मुंह नहीं देख पाएगा। द थर्ड जनरेशन वुड नेवर सी हिज फोरफादर इफ द जनरेशन बिकम्स गोज टू द सन। अगर उसका पोता हुआ तो पोता कभी अपने दादा का चेहरा नहीं देख पाएगा। ये 3 श्राप उसने दिए। सोल्जर्स ने उन इतना कुछ सीरियस लिया नहीं उनको, और वहाँ से निकाल दिया। और फिर उन्होंने सोल्जर्स ने जाके ये बात वापस अपने राजा को कही कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। तो राजा ने भी लाइटली ले लिया कि चलो ठीक है, कुछ नहीं। एंड दे ट्राई टू बिल्डिंग द फोर्ट हियर। जब भी वो यहाँ पे अपना फाउंडेशन स्टोन रखते, कुछ ना कुछ होता, वॉल गिर जाती, स्टोन गिर जाता, कभी पैलेस बन ही नहीं पाता। तो उन्होंने डीप रिसर्च की और फिर उन्होंने पाया कि नहीं, द प्रीस्ट वॉज वेरी गुड प्रीस्ट एंड वो बहुत ही शक्तिशाली था जिसने भी श्राप दिए। तो दे गो टू द होल जोधपुर एंड फाउंड दैट प्रीस्ट एंड टेल हिम द स्टोरी लाइक व्हाई आई वांट टू बिल्ड हियर एंड व्हाट इज़ द रीज़न। एंड ही अपोलोजाइज टू द प्रीस्ट कि बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, आप हमें माफ़ कीजिए, हमारे सैनिकों के पास इतना ज्ञान नहीं था, वो आपको पहचान नहीं पाए, वो आपकी शक्ति को जान नहीं पाए, आप हमें प्लीज़ माफ़ कीजिए। तो उन्होंने उनको ये बोला कि मैं मेरे श्राप तो वापस नहीं ले सकता, बट मैं इसको अल्टर कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत अल्टर कर सकता हूँ। तो पहला श्राप जो उन्होंने दिया था कि तू कभी भी यहाँ पे पैलेस बना नहीं पाएगा, उसने अल्टर किया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदा आहुति दे फाउंडेशन स्टोन के अंदर, नींव के अंदर अपने आप को जिंदा दफन कर दे अपनी मर्जी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, तो ये पैलेस खड़ा हो पाएगा। सेकंड श्राप उसने दिया था कि यहाँ पे हमेशा सूखा रहेगा। तो उसने कहा कि सूखा तो यहाँ पे रहेगा, बट हर 3 साल में एक बार ऐसा अकाल पड़ेगा कि जिसका बहुत भयंकर इम्पैक्ट होगा। द इम्पैक्ट विल बी मैसिव हर 3 साल में, वरना सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और थर्ड उसने कहा कि कभी भी पोता अपने दादा का चेहरा नहीं देख पाएगा। तो उसने कहा आई एम ओके विद दैट, मेरे सोल्जर्स ने गलती की, मैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप मेरे परिवार को कोई भी श्राप दो, आई विल ओके विद दैट, बट मेरी जनता को, मेरे सिटी को ऐसा कुछ मत दो। तो वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। गज सिंह जी जो हमारे करंट महाराजा हैं, उनके भी पोती हुई है, ना कि पोता। प्रिंस युवराज शिवराज सिंह, फर्स्ट बेबी इज़ गर्ल बेबी, इट्स नॉट द बॉय। और युवराज शिवराज सिंह तक उन्होंने भी अपने दादा का चेहरा कभी नहीं देखा। महाराजा गज सिंह जी ने भी अपने दादा का चेहरा कभी भी नहीं देखा। हिज फादर डाइड व्हेन ही इज़ 14, हिज फादर नेवर सीन हिज ग्रैंडफादर फेस। तो ये कर्ज अभी भी चलता आ रहा है। पहला श्राप कैसे लिफ्ट हुआ? एक लड़का था मेघवाल, राजा राम मेघवाल उसका नाम था। और अगर आप मेहरानगढ़ के अंदर जाएंगे बाय द मेन गेट फ्रॉम द फतेहपुर, देन यू विल सी अ फाउंडेशन स्टोन एंड इट इज़ अ नेम प्लेट एट राजा राम मेघवाल राव करके एक बहुत बड़ा फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ है। वहाँ पे उस बंदे ने अपने आप को जिंदा दफन किया और उसके ऊपर फाउंडेशन स्टोन रखा गया और फिर ये किले की वॉल बनना चालू हुआ। और अभी भी
उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मैं एक ही कंडीशन पे अपने आप को यहाँ पे दफन करता हूँ कि मेरी फैमिली का ध्यान राजा महाराजा रखेंगे। एंड दे आर वेरी लॉयल टिल टुडे। उनकी फैमिली को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, सारे एक्सपेंसेस ये लोग बियर करते हैं, कोई भी फंक्शंस होता है तो उनको एज अ वीआईपी गेस्ट इन्वाइट किया जाता है। सेकेंड थिंग, स्कार्सिटी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरे जोधपुर के अंदर देर इज़ नो नेचुरल स्वीट वाटर लेक इन द जोधपुर। ऑल द लेक्स विच यू फाउंड हियर इज़ मैन मेड। तो उन्होंने यहाँ पे सरवल्स लेक बनवाई ताकि वाटर की स्कार्सिटी को दूर किया जा सके। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ उम्मेद भवन पैलेस। यू विल सी द उम्मेद भवन पैलेस। इट इज़ बिल्ड बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। यहाँ पे इतना बड़ा सूखा पड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा अकाल पड़ा कि लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास काम करने को नहीं था, लोगों के पास पीने को नहीं था। तो महाराजा उमेद सिंह जी ने एक अल्टर निकाला कि हम यहाँ पे एक इतना बड़ा पैलेस बनवाएंगे जहाँ पे काम यहाँ की जनता ही करेगी, ताकि उनको मैं फ्री में खाना दे के हराम का आदि ना कर दूँ। कि हराम होता है ना, मारवाड़ी में अपन कहते हैं हराम का खा के हराम का हो गया, तो वो हराम के ना हो, उनको पैसा मिले और पैलेस भी बन जाए, काम भी हो जाए, उनकी भूख प्यास सब मिट भी जाए। तो 1928 में उन्होंने उम्मेद भवन पैलेस बनवाना चालू किया। इट विल टेक 15 ईयर्स एंड 3000 एम्प्लॉयज़ वर वर्कड फॉर 15 ईयर्स, तब ये पैलेस जाके बना। एंड इट विल कॉस्ट 10 मिलियन रुपीज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड चिड़ियानाथ जी, द मेहरानगढ़ फोर्ट एंड द उम्मेद पैलेस एंड द जोधपुर। तो मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देना चाहता हूँ सिटी वॉल के अकॉर्डिंगली, कि उन्होंने सिटी वॉल क्यों बनवाया, कैसे बनवाया। सिटी वॉल बेसिकली उन्होंने बनवाया था सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, कि अपनी सिटी को टोटल सिक्योर कर सके, इंटैक्ट कर सके। और टू मेक इट मोर सिक्योर उन्होंने यहाँ पे एक नेचुरल अलार्म सिस्टम बनाया। नेचुरल अलार्म सिस्टम मीन्स कि अलार्म जो नेचुरली ट्रिगर हो जब कभी भी कोई इन्वेड करने की कोशिश करे सिटी के अंदर। तो उन्होंने ये कैसे इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने पूरी वॉल के अंदर छोटे छोटे होल्स बना दिए थे, छोटे छोटे होल्स जहाँ पे बर्ड्स आके रह सके, वहाँ पे अपना नेस्ट बना सके। तो जब कभी भी रात के कोई ऐसा ऑड टाइमिंग के अंदर कोई बंदा अगर वॉल चढ़ के सिटी के अंदर आने की कोशिश करेगा तो बर्ड्स ऑटोमेटिकली अपने नेस्ट से बाहर निकल के आवाज़ करते थे, उड़ जाते थे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती थी, उनकी नींद ख़राब हो जाती थी। तो जब वो वहाँ से चढ़ने की कोशिश करते थे तो बर्ड्स वहाँ से निकलते, बाहर उड़ते और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना चालू कर देते। तो किसी को भी पता चल जाता था वहाँ से चिड़िया उड़ रही है, मतलब वहाँ से किसी ने इन्वेड करने की कोशिश की है, कोई वहाँ से चढ़ रहा है। तो एक नेचुरल अलार्म सिस्टम हो गया ऑटोमेटिकली। इसको मारवाड़ी में कहा जाता है जीव रखा, द प्लेस वेयर जीव कैन लिव। जीव मीन्स बर्ड्स और एनिमल्स, वेयर एनिमल्स कैन लिव। और ये आपको पूरे जोधपुर के जो भी पुराने घर हैं, जो भी इतने पुराने होंगे जो जोधपुर के बसने के टाइम से होंगे, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। डेफिनेटली यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी हाउस ऑफ जोधपुर। द रॉयल पहनावा ऑफ जोधपुर इज़ अचकन, शेरवानी, चूड़ीदार पजामा, हंटिंग पैंट्स। दिस इज़ द रॉयल पहनावा। ब्रीचेस, वी कॉल्ड इट ब्रीचेस। तो ये रॉयल पहनावा है। ये राजा महाराजा वगैरह पहनते थे, बहुत ही जो रिच पीपल होते थे वो पहनते थे। बट इट इज़ नॉट एन कॉमन पीपल पहनावा, इसको हर आदमी नहीं पहन सकता था। इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो जो कॉमन पीपल यहाँ पे पहनते थे वो थे अंगरखी और धोती। अंगरखी अब जनरली गुजरात में लोग पहनते हैं। यू विल फाइंड इट इन द नवरात्रि सीजन्स। नवरात्रि में जो डेकोरेटिव अंगरखी वगैरह पहनते थे। अंगरखी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ अ कॉमन पीपल इन द जोधपुर, जो यहाँ पे पहना करते थे। वो है एज अ टाइप ऑफ शर्ट होता है और नीचे धोती पहनी जाती है और शूज़ की जगह जूतियाँ होती है। तो ये नॉर्मल कॉमन पहना। जोधपुर की जूती और मोजड़ी बहुत फेमस है ना, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और बेस्ट प्लेस टू बाय। शिवांची गेट के अंदर एक शॉप है। शिवांची गेट से जब आप जालोर गेट की तरफ आएंगे तो कनेक्टिवली थ्रू आउटली यू विल सी द शॉप्स ऑफ द शूज़ एंड द जूती, एंड ये पूरा जूती मार्केट ही है। वहाँ पे दो सबसे पॉपुलर शॉप है, वो है पप्पू मोजड़ी। मोजड़ी मीन्स द जूती। तो पप्पू मोजड़ी करके एक शॉप है, बहुत ही फेमस शॉप है। उसने सचिन तेंदुलकर को भी अपनी जूतियाँ पहनाई हैं। तो वेरी पॉपुलर शॉप। यू विल गो देयर, यू विल फाइंड द बेस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी देयर, एंड इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी चीप, इट इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, and it is very useful. The USP of the juti is that you won't find any other shoes or any other chappals in the market which is as comparatively to juti in my opinion, in my knowledge, is that आप लेफ्ट को राइट में भी पहन सकते हैं, राइट को लेफ्ट में भी पहन सकते हैं। There is no leg defined in juti. It is the USP of juti. जूती फेमस क्यों है, पॉपुलर क्यों है? बिकॉज आप कभी भी ट्राई कीजिएगा बाय योर सेल्फ, यू विल गो एंड बाय अ पेयर ऑफ अ जूती. First you will just wear this and then exchange the leg. You will find it same as it is. There is no difference between left and right leg. It is unique.
So we are moving next toward the food and the culture of जोधपुर. तो कल्चर ऑफ जोधपुर अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो इट इज़ अ रॉकी प्लेस, इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस. तो फूड जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, अगर अपन ओरिजिनली बात करते हैं जब जोधपुर बसा था तो यहाँ पे रिच इन वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं है, पानी कम है, तो पेड़ पौधे भी ऐसे नहीं उगते थे जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े. तो केर कुमटिया एंड द सांगरी इज़ द डेलिकेसी ऑफ राजस्थान. दाल बाटी एंड चूरमा इज़ द डेलिकेसी ऑफ राजस्थान. So these are the two delicacies which you find here the most, and the most expensive vegetable you can call it also the most expensive vegetable. Kear Kumatia Sangri raw itself costs 1000 rupees kg. So you can imagine how costly it is, and it is grown in these mountains. You will find here Rao Jodha Park अगर आप जाएंगे तो you will find Kear Kumatia and Sangri there. So this is the delicacy here. Apart from that अब urbanization हो गया है, सब कुछ resources available हैं. जोधपुर का फूड बहुत ही रिच इन टेस्ट है, बहुत ही रिच इन स्पाइसेस है. तो यहाँ पे आपको फूड की लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी मिलेगी फ्रॉम द डिफरेंट प्लेट्स. अगर आप मिर्ची बड़ा खाना चाहते हैं, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्नैक ऑफ द जोधपुर मिर्ची बड़ा. मिर्ची बड़ा अगर आप खाना चाहते हैं तो बी रोड पे एक शॉप है जिसका नाम है चौधरी. बी रोड पे चौधरी नमकीन करके एक शॉप है. यू विल फाइंड द बेस्ट मिर्ची बड़ा इन द जोधपुर. स्वीट्स अनकम्पेरेटिवली टू इंडिया जोधपुर में सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ द स्वीट्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में भी एक बार आया था, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सीजन ऑफ द मैरिज 5000 kg ऑफ द मिल्क विल बी कन्वर्टेड इनटू द मावा पर डे. सो यू कैन एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द स्वीट्स विच इज़ ग्रोइंग हियर. एंड यहाँ पे एक गली है जिसको अपन विच इज़ डायरेक्टली गो टू द सरदार मार्केट. जब जोधपुर बसा था, ओरिजिनली जब ये बसा था, तो दैट स्ट्रीट वर नोन एज द मार्केट स्ट्रीट which is directly going to the Sardar market, starting from the sweet vendors, then the clothes vendor, textile vendors we can say, then go to the goldsmiths, then go to the spices, then go to the tobacco, and directly go to the Sardar market, which is the hub of the market at that point of time until today. So अब उस गली का नाम है आडा बाजार. We call it आडा बाजार. तो अगर आप आडा बाजार से, my suggestion to you is you'll go by walk from the आडा बाजार to the Sardar market. You will find each and everything. The sweets, the best of the sweets, the best of the textile, the best of the spices, the best of the tobacco, the best of the handicraft, the best of the clothes, each and everything. And Sardar market is the great place to find each and everything there. यहाँ आपके आज के टाइम पे द होलसेल मार्केट व्हाट वी कैन से, जोधपुर का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट घंटाघर है, सरदार मार्केट है. एंड कनेक्टिव थ्रू दैट ईच एंड एवरी यू विल फाइंड शॉप्स ओनली देयर. वहाँ पे आपको केवल दुकानें ही मिलेंगी. आडा बाजार से आप घंटाघर जाएंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शॉप्स, आपको उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. स्वीट्स में चतुर्भुज, द गुलाब जामुन ऑफ चतुर्भुज इज़ द फेमस हियर. यू कैन फाइंड बेस्ट स्वीट्स देयर. जब आप आडा बाजार में एंटर करेंगे तो टू द राइट वेरी फर्स्ट शॉप वैष्णव स्वीट होम, यू विल फाइंड द बंगाली स्वीट्स बेस्ट इन द जोधपुर देयर. लाइक द मिठाई जो मावे से बनती है, मिठाई जो दूध से बनती है, वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी. खाना अगर आपको खाना है, you'll go to find a meal. तो जालोरी गेट पे एक शॉप है जिसका नाम है शानदार इज़ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड द वेजिटेबल्स, द शॉप जिसको अपन कहते हैं केर कुमटिया सांगरी हो गया, गुलाब जामुन की सब्ज़ी हो गया, चक्की की सब्ज़ी हो गया, हल्दी की सब्ज़ी हो गया. ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की मिलेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट द पीपल हु डोंट लाइक द मच घी इन देयर फूड, यू कैन गो टू द जिप्सी इज़ द बेस्ट प्लेस. So these are some best places and some best shops in the Jodhpur. And what about Vijay restaurant? Vijay restaurant, yeah, Vijay restaurant has a different taste. Many people don't like the taste. It is rich in ghee, rich in butter. Many people don't like the oily food and the butter food. But if you like, it is the best place to go. And here, there you will find a specialty of Vijay restaurant is malai roti. So you just differentiate between Shandar and Vijay restaurant. Shandar is a total restaurant where you can find each and every type of vegetable, which everything is very good. Like I told you several examples, haldi ki sabji, chakki ki sabji, gulab jamun की सब्जी, केर कुमटिया सांगरी, each and everything is 21. मारवाड़ी में कहते हैं 21 का मतलब टॉप ऑन द लिस्ट.
मतलब 20 भी नहीं, हर चीज़ आपको वहाँ पे 21 मिलेगी। बट विजय रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है। विजय रेस्टोरेंट के कुछ आइटम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया चतुर्भुज। चतुर्भुज में आप जाएंगे तो आपको गुलाब जामुन सबसे बेस्ट चतुर्भुज में मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाए और आपको वहाँ पे मालपुए सबसे अच्छे मिले, ऐसा नहीं हो सकता। चतुर्भुज हैव अ स्पेशलिटी विच इज़ गुलाब जामुन। तो विजय रेस्टोरेंट हैव अ स्पेशलिटी विच इज़ मलाई रोटी। मलाई रोटी इज़ द बेस्ट in the Jodhpur Vijay restaurant. You cannot find anywhere else comparatively to the Vijay restaurant. Like Vaishno Sweet Home, Bengali sweets is the delicacy and the USP of that shop, as well as Vijay restaurant USP is Malai Roti, and the Shandar USP is the vegetables. तो ये था जोधपुर के हिस्ट्री, फूड, रॉयल पहनावा एंड कल्चर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर. Don't forget to subscribe this channel. Thank you.